जी शेषराज भाई, प्लीज स्टार्ट कीजिए। जी, थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। हाय भगवान शेषराज की भाई। असीम हाय हाय, सभी को नमस्कार। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैंने शराब नहीं पी। एक अच्छी और संतुलित जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो हेल्पिंग हैंड ग्रुप का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने आज मुझे अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया। और जो विषय रखा गया है दोस्तों, यूनिटी थ्रू ग्रुप कंसाइंस, यानी ए में जो हम एकता की बात करते हैं, वो कहीं तो भी हमारी जो दूसरी परंपरा है, जिसमें हर एक समूह का जो कामकाज है, वो समूह की सत सद विवेक बुद्धि अनुसार जो चलता है, समूह के विवेक के अनुसार जो चलता है, तो उसके माध्यम से कैसे हम अपनी एकता बनाए रखते हैं। तो जो भी मेरे अनुभव इस पर है, मैं आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में एक रॉक बॉटम अल्कोहलिक का जीवन लेकर मैं आया था। रॉक बॉटम यानी पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद। जिंदगी का कोई फ्रंट ऐसा नहीं बचा था कि जिसको मैं बोल सकता हूँ कि ठीक था। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, हर फ्रंट से कहीं तो भी मैं पूरी तरीके से टूट फूट चुका था। और शराब का एडिक्शन ऐसा था कि मैं जरा भी थोड़ी देर भी मैं शराब से दूर रह नहीं सकता था। बड़े ही भयंकर प्रकार के विड्रॉल्स थे। हाथ पांव कांपना, चक्कर आके गिरना, जुबान दांत में फंस जाना, हाथ पांव टेढ़े हो जाना, सुबह उठते बराबर शराब लग रही है। और 2003 में तो मैं मरते मरते भी बच गया था। लगभग 11 महीने में शराब से दूर रहा, मगर 11 महीने के बाद में फिर दोबारा शराब आ गई थी। क्योंकि मैं नहीं जानता था दोस्तों कि मैं एक बहुत ही भयानक बीमारी से ग्रसित हूँ, जिसको अल्कोहलिज्म बोला गया है। और इसकी जानकारी भी मुझे ए में आने के बाद में ही हुई दोस्तों। तो बाहर की दुनिया में मैंने सारे प्रयत्न कर लिए थे, मगर मेरी शराब का समाधान मुझे नहीं मिला। ना मेरी शराब बंद हो पा रही थी, ना मैं कंट्रोल में पी पा रहा था। होपलेस कंडीशन ऑफ बॉडी एंड माइंड, मन और शरीर की निराशाजनक अवस्था, जो हर शराबी अपनी जिंदगी में एक बार तो भी महसूस करता ही करता है। तो आखिरी के दिनों में मैंने भी वो महसूस किया दोस्तों। और जब मैं पूरी तरीके से हताश निराश हो गया, उसी समय मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज मिला, मेरे एक अल्कोहलिक दोस्त की वजह से। और इस मीटिंग में आने के बाद 2007 अगस्त से मैंने ये मीटिंग ज्वाइन की थी। और आज देखते देखते दोस्तों 19 साल के करीब मुझे एम ए हो रहे हैं। आज मैं पिछले 19 सालों से शराब से दूर हूँ। मैं आज जिंदा हूँ। मैं आज एक बहुत ही बढ़िया जिंदगी जी पा रहा हूँ। ए में आने के बाद में मेरी शादी हुई। आज मुझे एक हंसता हंसता खेलता मेरा परिवार है। आज मेरा काम धंधा अच्छा है। जिन लोगों ने मेरा बहिष्कार कर दिए थे, उन लोगों ने आज मुझे अपना लिया। तो ये सारी चीजें जो आज मेरी जिंदगी में है, कहीं तो भी दोस्तों, ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस की बदौलत है, इस मीटिंग की बदौलत है, इस प्रोग्राम की बदौलत है, इस फेलोशिप की बदौलत है। चाहे मुझे 19 साल हो गए हो, मगर उसके बावजूद आज भी मुझे अपनी शराब की दूरी बरकरार रखने के लिए, एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ही सहारा लेना पड़ता है। मैं आज भी ए से बाहर नहीं जा सकता, ए से दूर नहीं जा सकता।
कि मुझे अब अल्कोहलिज्म समझ गया, मुझे रिकवरी समझ गई, पहला ही घूंट घातक समझ गया, वन डे एट ए टाइम समझ में आ गया, मेरे पास में लिटरेचर है, बिग बुक है, और मैं इनको पढ़कर समझकर शराब से मैं दूर हो जाऊंगा, दूर रह पाऊंगा। तो ये आज भी मैं इस बात को कहीं तो भी स्वीकार नहीं कर सकता। और इसीलिए दोस्तों, जब मेरी जो जिंदगी है वही अल्कोहलिक्स एनोनिमस की बदौलत है, इस मीटिंग की, इस प्रोग्राम की बदौलत ही वो टिकी हुई है, तो सबसे पहले जो मेरा दायित्व है वो है दोस्तों, ये प्रोग्राम, ये मीटिंग, ये फेलोशिप जिंदा रहना। मैं अकेले नहीं कर सकता, मुझे कहीं तो भी अन्य शराबी भाइयों का साथ चाहिए। और इसीलिए दोस्तों, मुझे हर हाल में ये जो हमारी एकता है वो कैसे कायम रहे, उसके बारे में मुझे सोचना पड़ता है। ए में आने के बाद में धीरे 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 धीरे, जैसे जैसे मैं ए की मीटिंग में आया, मुझे मेरी बीमारी का पता चला। उसके बाद में इस बीमारी से मैं कैसे मुक्त हो सकता हूँ, 12 कदम मेरे सामने में रखे गए कि इन 12 आध्यात्मिक तत्वों पे चलकर एक दिन के आधार पे जब आप इन पे काम करते हो तो 100% आप अल्कोहलिज्म नाम की इस भयंकर बीमारी से, जो कनिंग, बैफलिंग एंड पावरफुल है, चतुर, चालाक, भ्रम में डालने वाली शक्तिशाली बीमारी है, आप एक एक दिन के आधार पे उससे दूर रह सकते हो, बच सकते हो। मगर उसके साथों साथ जिस प्रोग्राम की बदौलत, जिस मीटिंग की बदौलत ये सारी चीजें मुझे मिल रही है, उस प्रोग्राम को कायम रखना, उसे जीवित रखना, अपने आप के लिए भी और अन्य शराबी भाइयों के लिए भी, नई नई आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, कहीं तो भी मुझे कैसे मैं इस एक ही अपने समूह की एकता बना के रख सकता हूँ, उसके लिए मुझे 12 परंपराओं को भी समझना पड़ा। खुशकिस्मती से जब मैं ए में आया तब ऐसे कुछ ओल्ड टाइमर्स थे जो बराबर लगातार ट्रेडिशंस के ऊपर में शेयरिंग करते थे। उस वक्त जो भी ग्रुप थे वो हफ्ते 15 दिन में ट्रेडिशंस पे जरूर शेयरिंग रखते थे। और उन ओल्ड टाइमरों से मैं शुरुआत में ही एक ही परंपराओं को सुन रहा था कि 12 कदमों के साथ साथ 12 परंपराओं को जानना, समझना और इस पर चलना मेरे लिए कितना जरूरी है। यदि मैं अपनी रिकवरी चाहता हूँ तो मुझे कहीं तो भी अल्कोहलिक्स अनोनिमस के हित के बारे में भी सोचना पड़ेगा। एक ही एकता मैं कैसे बनाए रखूं अपने ग्रुप में, अपने फेलोशिप में, उसके बारे में भी मुझे सोचना पड़ेगा, उसके बारे में भी मुझे ध्यान देना पड़ेगा। ये शुरुआत से ही कहीं तो भी जो ओल्ड टाइमर्स थे उनके शेयरिंग के माध्यम से मुझे सीखने को मिला। धीरे धीरे एक लिटरेचर में भी मैं इन सारी चीजों के बारे में, एक ही इतिहास के बारे में पढ़ने लगा। और तब पता चला दोस्तों कि यूनिटी की, एकता की ये जो 12 परंपराएं हैं, इनको जानना, समझना और इन पर काम करना भी मेरे जैसे शराबी के लिए कितना जरूरी है। बिल इतिहास में ही पढ़ने को मिला कि 12 कदम लिखने के लिए हमारे को फाउंडर बिल डब्ल्यू को ज्यादा समय नहीं लगा। जब बिग बुक लिखी जा रही थी तो बिल के ही अनुभव है कि आधे पौन घंटे में ये 12 कदम लिख लिए गए थे, कहीं तो भी किसी ईश्वरीय शक्ति के प्रेरित होकर। उससे पहले ऑक्सफोर्ड ग्रुप के जो 6 आध्यात्मिक तत्व थे वो हमारे साथ में थे, उन्हीं को मोटिवेट करते हुए बिल ने ये 12 कदमों का निर्माण किया ईश्वरीय प्रेरणा से। मगर हमारी एकता को कायम रखने वाली ये जो 12 परंपराएं हैं, उनके साथ में ये चीज नहीं हुई दोस्तों। लगभग 1935 में हमारी संस्था का निर्माण हुआ और 1950 में, यानी 15 साल के बाद, हमने इन 12 परंपराओं का स्वीकार किया।
तो लगभग 15 साल का समय कहीं तो भी इन परंपराओं को निर्माण होने में और चुनने में हमको लगा। ये हमारी तकलीफों से बनी हुई आध्यात्मिक तत्व है। जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे थे, जैसे जैसे हमारी फेलोशिप ग्रो कर रही थी, हमारे हाथों से अच्छे काम भी हो रहे थे, हमारे हाथों से गलतियां भी हो रही थी, और गलतियां कर कर के अनुभव से सीख सीख के एक एक परंपरा का निर्माण हुआ। शुरू में तो ये 12 परंपराएं फेलोशिप स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। हमारी ग्रेप वाइन करके मैगजीन निकलती थी, तो उसमें एक एक करके विल डब्ल्यू ने ये सारी 12 परंपराएं लिखी थी, जो 1946 में पहली बार ग्रेप वाइन में पूरी तरीके से छपी थी। मगर बात जब इनको अपनाने की आई तो फेलोशिप इन्हें स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं थी, और वो बिल को साफ बोलती थी कि बिल, हम तुमसे प्रेरित है, हम तुम्हारी हर बात मानते हैं, लेकिन ए को आप टेक्निकल मत बनाइए, ए को क्लिष्ट मत बनाइए। ए ए का काम कैसे करना, ग्रुप कैसे चलाना, कैरिंग द मैसेज कैसे करना, ये हमको किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। ए का प्रोग्राम आध्यात्मिक है, और इस पर ये रूल नियम की कायदे लाने की आवश्यकता नहीं है। मगर हमारे जो को फाउंडर बिल थे, वो बहुत ही भविष्य दृष्टा थे, और उनको ए के भविष्य की बहुत चिंता लगी रहती थी, और वो समय से पहले का सोचते थे दोस्तों। और इसीलिए दोस्तों उन्होंने उस वक्त की ए की फेलोशिप में घूम घूम के ग्रुपों ग्रुपों में लोगों को ये महत्व पढ़ाया, समझाया कि ये 12 परंपराएं हम अपने आप के लिए चुन रहे हैं, ताकि हमारी हमारी जिंदगी भी स्टेबल रहे, और नए आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी भी स्टेबल रहे, सुरक्षित रहे। ये कोई रूल नियम कायदे नहीं है, ये ऐसे आध्यात्मिक तत्व है जो हमने अपने आप के लिए नियम बनाए, हमने अपने आप के लिए बनाया है, ताकि हम सुरक्षित रहे, हमारा भविष्य सुरक्षित रहे। और 1950 में दोस्तों हमारी एक ही एकता के लिए इन 12 परंपराओं का स्वीकार किया गया, जब हमको 15 साल हो गए, और हमारा पहला इंटरनेशनल कन्वेंशन कहीं तो भी क्लीवलैंड में आयोजित हुआ। तो दोस्तों आज देखते देखते 90 साल हो गए। 90 साल से ये आज भी अपना काम कर रही है, और आगे भी भविष्य में काम करने ही वाली है। मगर इतने सालों से ये अगर सुरक्षित है, मेरे जैसे शराबी के लिए, जिसका तो जन्म ही जब ये थी तब हुआ नहीं, और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये काम करती रहेंगी, उसमें इन 12 परंपराओं का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। तो जब बात एक ही एकता को कायम करने की आती है, हमारी पहली परंपरा तो साफ बोलती है कि हमारा सार्वलौकिक कल्याण प्रमुख है। एक ही जो एकता, हमारी जो रिकवरी है, वो एक ही एकता पे निर्भर करती है। मतलब हर हाल में हमको, जब भी हम किसी समूह के सदस्य हैं, तो हमें सबसे पहले उन चीजों को प्राथमिकता देनी पड़ेगी जो सार्वलौकिक कल्याण के लिए है। हम समूह में कोई भी काम करते हैं, किसी भी प्रकार का जब निर्णय लेते हैं, तो हमको इस बात पे ध्यान देना पड़ता है कि वो निर्णय सबके लिए बराबर है कि नहीं, सबके हित के लिए है या नहीं। कि कोई एक अकेला व्यक्ति अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और स्वार्थ से प्रेरित होकर कोई निर्णय ले रहा है या दूसरों पे लाद रहा है, तो कैसे हम अपना सार्वलौकिक कल्याण को प्रमुख रखें, प्राथमिकता दें। कैसे हम अपनी रिकवरी और अन्य लोगों की, अन्य शराबी भाइयों की भी रिकवरी को कहीं तो भी सुरक्षित रखने का काम करें। और उसी के लिए दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण, एक ही यूनिटी के लिए जो चीज है, वो है दोस्तों ग्रुप कंसेंस का तत्व, जो हमारी दूसरी परंपरा में बताया गया है। हमारी दूसरी परंपरा कहती है कि हमारे समूहों के मामले में एकमात्र अधिकारी है, वो है प्रिय ईश्वर, जो हमारी समूहों की अंतरात्मा में प्रकट होता है। और हमारे जो
विश्वस्त सेवक है, विश्वासु सेवक है, वो शासक नहीं है। तो जब मैं किसी समूह का सदस्य होता हूँ तो मुझे इस बात का ध्यान देना पड़ता है कि समूह में सारे जो निर्णय है, सारे जो फैसले हैं, वो किसी एक व्यक्ति के इच्छानुसार हो रहे हैं। एक व्यक्ति अपने विचारों को समूह पे लाद रहा है क्योंकि वो उस ग्रुप का फाउंडर मेंबर है, या फिर वो ओल्ड टाइमर है, या फिर सभी को सहमति लेकर, सभी के विचारों को आदान प्रदान करके वो निर्णय लिया जा रहा है, जिसमें समूह के जो वरिष्ठ सभासद है वो भी कहीं तो भी अपने विचारों को रख रहे, सही मार्गदर्शन दे रहे हैं। आज इन 19 सालों में मैं इस बात को अनुभव किया दोस्तों, कि जब जब हम ग्रुप कंसेंस के खिलाफ कोई फैसले लेते हैं तो उस ग्रुप की जो यूनिटी है, जो एकता है, वो कहीं तो भी टूटती है, बिखरती है। कोई एक व्यक्ति या कुछ लोगों का जो जोड़ है, कुछ लोगों का एक ग्रुप है, अगर वो हमेशा अगर ग्रुप के बाकी सदस्यों को विश्वास में नहीं लेता है या अपनी मर्जी उन लोगों पे थोपता है, तो उस ग्रुप में ज्यादा देर तक दोस्तों यूनिटी कायम नहीं रहती। एक समय के बाद में जो विद्रोह की आवाज है वो बढ़ती जाती है, और उस ग्रुप में कहीं तो भी टूट होती है, फूट होती है। ये हर लगभग हर ग्रुप का ही अनुभव है। तो कहीं तो भी दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस में काम करते वक्त, क्योंकि हम जब हम ए के मेंबर है तो सीधी बात है कि ए ग्रुपों के माध्यम से काम करती है। सारा जो ए का काम काज चलता है वो ग्रुप ग्रुप के थ्रू ही चलता है। तो नेचुरली हम किसी न किसी ग्रुप के सभासद बनते हैं, मगर उस ग्रुप का सदस्य होने के नाते मुझे कुछ अधिकार भी दिए जाते हैं और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी जाती है। एक समूह का सदस्य होने के नाते मुझे अधिकार है कि मैं ग्रुप में जो भी कामकाज होता है उसमें मैं अपना पार्टिसिपेशन दूं, अपनी मैं बात रखूं, और समय पड़े तो मैं ए को सेवा भी दूं, जो मुझे ग्रुप के माध्यम से ही सेवा करने का मौका मिलता है। तो एक किसी भी ग्रुप का मेंबर बनने से, जिसको हम अपना होम ग्रुप कहते हैं, ये सारी चीजें एक सदस्य को मिलती है। मगर दोस्तों उस सभासद के तौर पे आज मेरी जिम्मेदारी ये होती है कि क्या मैं अपने ग्रुप में यूनिटी को कायम रखने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, या अपने विचारों को, अपने मतों को अन्य सदस्यों पर लादने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये आज मुझे कहीं तो भी अपने आप की इन्वेंटरी लेते रहनी पड़ती है। जो 12 कदम 12 परंपराओं की पुस्तक है, उसमें जब हम दूसरी परंपरा के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें साफ तौर पे लिखा है दोस्तों कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में कोई भी एक में कोई अधिकारी नहीं है, कोई प्रेसिडेंट नहीं है। हम जो सेवा समितियां बनाते हैं, जो उन लोगों के लिए उत्तरदायी रहती है, कि जो जिनके लिए वो काम करती है, तो वो सेवा समिति के पदाधिकारी होते हैं। जैसे कोई ग्रुप है तो ग्रुप में हम सर्विस कमेटी बनाते हैं, जिसमें चेयरमैन होता है, सेक्रेटरी होता है, ट्रेजरर होता है, पीआई चेयरमैन होता है, लिटरेचर कमेटी चेयरमैन होता है। इंटर ग्रुप बनाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनाते हैं, बड़े लेवल पर हम जीएसओ की बात करते हैं। तो ये सारे समूह ही है, और जिसमें हम सर्विस कमिटीज बनाते हैं जिसके वो पदाधिकारी होते हैं। मगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस का कोई भी पदाधिकारी नहीं है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का कोई भी प्रेसिडेंट नहीं है। हम सेवा समिति और सेवा परिषद के माध्यम से काम करते हैं। तो जब हम कमेटियां बनाकर काम करते हैं तो उन कमेटियों का तरीका होता है दोस्तों रोटेशन का। यानी जो आज पद पर है, जो आज सेवा के लिए चुने गए हैं ग्रुप द्वारा विश्वास करके, वो परमानेंटली हमेशा के लिए नहीं होते। जहां हम रोटेशन की बात करते हैं कि कोई भी जो सेवा समिति या सेवा परिषद होती है, सर्विस कमेटी, उसका 1 साल 2 साल 3 साल, उसका कुछ तो भी एक टाइम बाउंड रहता है।
और वो समय होने के बाद में कहीं तो भी दूसरी कमेटी चुनी जाती है रोटेशन के माध्यम से, ताकि नए लोग आए, नए लोगों को सेवा करने का मौका मिले। लेकिन प्रॉब्लम वहां हो जाता है कि जब पुरानी जो कमेटी है वो अपनी पद और सत्ता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और फिर कहीं तो भी वो रस्सी खींच हर समूह में हम देखने को मिलता है कि पुराने लोग अपना अधिकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, सत्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लगातार वो हस्तक्षेप करते हैं। और जो नए लोग हैं वो उस सत्ता को, उस पद को पाने की कोशिश करते हैं, पुराने लोगों को हटाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ कहीं तो भी जो ग्रुप कंसर्न का जो तत्व है, हर मामले में, सिर्फ सिर्फ सर्विस कमेटी बदलाव के मामले में ही नहीं, हम प्रत्येक समूहों का एक ही उद्देश्य है कि पीड़ित शराबी तक एक मैसेज को पहुंचाना। दूसरा कोई उद्देश्य किसी समूह का होता नहीं। मगर इसके लिए जो निर्णय हम ग्रुप में लेते हैं, किसी भी प्रकार के, कोई जन जागरण करना है, कोई प्रोग्राम करना है, ग्रुप में जो भी फाइनेंशियल स्थिति है उसके बारे में चर्चा करना है, तो हमारा तरीका क्या होना चाहिए? क्या एक व्यक्ति बोलेगा और बाकी लोग सुनेंगे? क्या एक व्यक्ति अपनी इच्छाएं जताएगा और बाकी लोगों पे लादेगा? तो उससे बेहतर अल्कोहलिक्स एनोनिमस कहती है कि हम अपनी बिजनेस मीटिंग बुलाते हैं, उसमें सर्वांगीण चर्चाएं करते हैं, समूह के सारे सदस्य उसमें अपने विचार व्यक्त करते हैं, अपने सुझाव रखते हैं, और फिर प्रॉपर वे से जो वरिष्ठ सभासद है वो अपने अनुभवों के आधार पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं, और इस तरीके से ग्रुप कंसेंस से कोई निर्णय हम लेते हैं, बजाय किसी एक व्यक्ति के इच्छा के अनुसार। तो जब हम ग्रुप कंसेंस से जब एक समूहों को चलाते हैं, तो वहां देखते हैं कि वहां यूनिटी कायम रहती है। हर सदस्य को कहीं तो भी ये फीलिंग आती है, एहसास होता है कि नहीं, मैं इस ग्रुप का सदस्य हूँ। कोई भी निर्णय इस समूह ने लिया है तो कहीं तो भी उसमें मेरी हिस्सेदारी है, मुझे पूछा जा रहा है, मेरा मत व्यक्त करने का अधिकार मुझे दिया जा रहा है। और जब इस तरीके से चीजें होती है तो कहीं तो भी समूहों में यूनिटी बने रहती है। लेकिन अगर हम ग्रुप कंसेंस से अगर काम न करें, हम किसी को पूछे नहीं, या कोई एक व्यक्ति या कुछ लोगों का गुट ही अगर सारे निर्णय लेने लगे, तो कहीं तो भी हमारी यूनिटी भंग होती है। तो 12 कदम 12 परंपराओं की पुस्तक में जो दूसरी परंपरा में हम पढ़ते हैं, तो उसमें एक अच्छा उदाहरण बताया गया कि एक ए का मेंबर एक अनजाने स्थान पे जाता है जहां पर कोई फेलोशिप नहीं होती, और फिर उसे लगता है कि भाई अपने आप को सोबर रखने के लिए भी, और एक सफरिंग पीड़ित शराबी को मदद करने के लिए भी इस नए शहर में मुझे काम करना चाहिए। और इस तरीके से वो ए का मैसेज देने की शुरुआत करता है। धीरे धीरे उस शहर में एक नया ग्रुप बन के तैयार होता है, लोग जुड़ने लगते हैं, उस ग्रुप की ग्रोथ होती है। तो शुरुआत में तो वहाँ जिसने इस काम को शुरू किया है वही सर्वे सर्वा होता है, वही अघोषित चेयरमैन होता है। लेकिन जब एक बार ग्रुप की ग्रोथ हो गई और ऐसे में बात आती है रोटेशन की, कि अब सर्विस कमेटी बदलनी चाहिए, नए लोग सेवा में आने चाहिए, तो ऐसे में दो प्रकार की चीजें हो सकती है कि जिसने उस ग्रुप की स्थापना की और उसके साथ ही जो लोग हैं, उनको ऐसा लग सकता है कि यार ये ग्रुप मैंने बनाया, इन लोगों को सोवर हमने किए, इनको मदद हमने की, हम पुराने लोग हैं, हम इनसे ज्यादा जानते हैं, तो इन्होंने हमारे हिसाब से चलना चाहिए और हमको ही चुन के देना चाहिए, हम जैसा बोलते हैं वैसा करना चाहिए। मगर दूसरी तरफ जो नए लोग आए हैं, उनको ऐसा लग सकता है कि यार हर बात का फैसला यही कर लेते हैं, ग्रुप में किसी को पूछ ही नहीं लेते, क्या हमारी कोई हैसियत ही नहीं है, क्या हमारा कोई अधिकार ही नहीं है। तो हो सकता है कि वो जो नए लोग हैं वो पुरानी कमेटी को बदलने की कोशिश कर सकते हैं। लगभग हर ग्रुपों में ये चीजें हमको देखने को मिलती है दोस्तों, कि नए और पुराने लोगों में रस्साकशी। मगर यहाँ अगर हमने ग्रुप कंसेंस से अगर मामला सुलझाया,
वो कमिटी जो बदलती है, नए लोग जो आते हैं, दोनों ने अगर ग्रुप कंसेंस से अगर कमिटी का सिलेक्शन किया और जो भी फैसला हुआ उसको ईश्वर की आवाज समझकर अगर माना तो यूनिटी कायम रहती है। लेकिन कई बार देखने को मिलता है कि दो प्रकार के एक ही सदस्य हमको दिखाई देते हैं। एक वो है जिसको एल्डरली स्टेट्समैन कहा जाता है, यानी जो एक पुराना जो सदस्य होता है, पुराना जो सभासद होता है, जो समझदार होता है, उसको अगर उसकी अहमियत कम हो गई या वो समिति से हटा है, अधिकार से पद से हटा है, मगर उसको कोई दिक्कत नहीं होती। वो इस नई सिचुएशन को, नई परिस्थिति को बहुत ही आसान तरीके से स्वीकार कर लेता, जिसको हम गुड ओल्ड टाइमर कहते हैं। क्योंकि वो जानता है कि भाई मैं परमानेंट यहाँ आया नहीं हूँ, नए लोगों को भी सेवा करने का मौका देना चाहिए। और वो ग्रुप उसे पूछे न पूछे, उसे कौड़ी भर का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक दूसरा प्रकार का जो सदस्य बताया गया है, ब्लीडिंग डिकॉन, यानी अंदर खुन्नस से भरा हुआ, जिसको लगता है कि नहीं मेरी पोजीशन चली गई, मेरे हाथ से सत्ता चली गई, और जो अंदर के अंदर जलते भुनते रहता है कि इनको तो मैंने लाया, इनको तो मैंने सोबर किया, ये ग्रुप मैंने बनाया, और आजकल ये मुझे पूछ नहीं रहे। तो इस तरीके का जो व्यक्ति है वो कहीं तो भी चैन से बैठता नहीं। और कई बार एक इतिहास में ही दर्ज है, इस 12 कदम 12 परंपराओं की पुस्तक में दर्ज है कि ऐसे व्यक्ति कई बार फिर दोबारा दारू की तरफ चले जाते हैं। मगर ए में कई अनगिनत उदाहरण ऐसे भी है कि कालांतर में इन लोगों में भी बदलाव आता है। वो भी कहीं तो भी रिकवरी की प्रक्रिया में आगे बढ़कर चीजें जैसी है वैसी कबूल करने लगते हैं। तो सारी चीजें हैं दोस्तों। अगर हमको हमारे समूह की यूनिटी, अगर एकता, अगर एक ही फेलोशिप की एकता अगर हमको बरकरार रखनी है, तो हमारी जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है, हमारा जो स्वार्थीपन है, या मान सम्मान की हमारे अंदर में जो भूख है, उसको कहीं तो भी पीछे रखना पड़ता है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस का तो प्रोग्राम ही कहता है कि अनाम तरीके से काम करना। जितना हम अनामिकता का सिद्धांत सामने रखकर काम करेंगे कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस की जो सर्विस मैं दे रहा हूँ वो ग्रेटिट्यूड की भावना से दे रहा हूँ, बगैर किसी अपेक्षा के, निस्वार्थ भावना से। मुझे कोई किसी प्रकार की ना तो मान सम्मान की कोई अपेक्षा है, ना किसी प्रकार का मेरा स्वार्थ है। अगर मैं किसी को मैसेज भी दे रहा हूँ, वो अगर सोबर भी हो रहा है, तो उससे भी बदले में कोई अपेक्षा न हो। मैं अगर ग्रुप में, इंटर ग्रुप में, डिस्ट्रिक्ट कमेटी में, जीएसओ के लिए, अपनी फेलोशिप के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी मैं सेवा कर रहा हूँ, तो निस्वार्थ भावना से और अनाम तरीके से होना चाहिए। कि मैं ये चीजें अपने मान सम्मान के लिए नहीं कर रहा हूँ कि बदले में मुझे अप्रिसिएशन मिले, बल्कि मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ए के प्रति ये मेरा आभार है। आज मुझे एक नई जिंदगी जो ए में मिली है वो ए की बदौलत है। और मैं, ये जो उधार है, ये जो कर्ज है, मैं कभी भी चुकता नहीं कर सकता। मेरे पहले आए हुए लोगों ने ये कारवां यहाँ तक लाया है, तो आज मेरी भी जिम्मेदारी है कि यही इसी कारवां को मैं आगे बढ़ाऊं, और जितना मुझसे हो सकता है मैं इसको दूं। तो जब हम एक ही सेवा ग्रेटिट्यूड की भावना से करते हैं और हमेशा सार्वलौकिक कल्याण, एक का हित, एक की यूनिटी जब हम पहले नंबर पे रखते हैं, तो दोस्तों एक ही एकता को कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन जब हम कहीं तो भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को, अपनी मान सम्मान की भूख को, अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को ए में लादने की कोशिश करते हैं, चाहे वो अपने ग्रुप में हो, चाहे वो फेलोशिप में हो, तो वहां कहीं तो भी दोस्तों ए की जो यूनिटी है वो कहीं तो भी ब्रेक होती है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में इन 19 साल के सफर में मैंने लगभग हर लेवल पे कहीं तो भी सेवा देने का मुझे मौका मिला। चाहे वो मेरा होम ग्रुप हो, चाहे इंटर ग्रुप हो, चाहे आज मैं अपने शहर में जीएसओ इंडिया के लिए मैं डेलीगेट चुना गया हूँ। तो हर जगह ये अनुभव मुझे आते हैं दोस्तों कि जब जब हमने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को, अपनी महत्वाकांक्षा को अगर ए में आगे रखने की कोशिश की और सार्वलौकिक कल्याण के बारे में अगर हमने नहीं सोचा,
अगर हम मनमाने निर्णय ले रहे हैं, हम इस बारे में सोच नहीं रहे कि इसका असर हमारी एक ही यूनिटी को कहीं तो भी प्रभावित कर सकता है, तो कहीं तो भी अ, उसको उससे एक का नुकसान ही होता है, एक ही उसमें बदनामी ही होती है, और कहीं तो भी मेरी अपने आप की आध्यात्मिकता भी नष्ट होती है। और इसीलिए दोस्तों, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में काम करते वक्त ये बात मुझे सीखने को मिली कि शुरू में मेरा ये स्वभाव नहीं था। मैं बहुत डोमिनेटिंग था, चाहे मैं ग्रुप में, इंटर ग्रुप में या फेलोशिप में। मुझे लगता था कि मैं सही और बाकी लोग गलत। एक ब्लेमिंग नेचर या दूसरों की गलतियां निकलने वाला स्वभाव मेरा रहा, और जिसकी वजह से कई लोग मेरे से दुखी हुए। कई बार कुछ अनबने हुई, कभी ओल्ड टाइमरों से हुई, कभी न्यू कमर से हुई। और कुछ समय, कुछ कुछ इंसिडेंट्स में तो मुझे आखिरकार माफी मांगना पड़ा, और उसमें मुझे कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती, क्योंकि आज ए के प्रोग्राम पे होने की वजह से कहीं तो भी इन चीजों को सीखने का मौका मिला कि भाई, अगर हमारे हाथ से कोई गलती होती है, अगर हम ग्रुप कॉन्फ्रेंस के खिलाफ अगर हमारा कुछ काम हुआ है, एक्टिविटी हुई है, तो खुले दिल से माफी मांगने में कोई दिक्कत नहीं। एक ऐसा ही इंसिडेंट मेरे साथ में हुआ था, जब मैं अपने इंटर ग्रुप के इलेक्शन में, मैं इलेक्शन ऑफिसर था, और बोलने बोलने के इसमें मैंने अपनी सीमाएं लांघी थी। जो कैंडिडेट खड़े थे, कहीं तो भी मेरे जबान से उनकी इन्वेंटरी भी निकल गई थी। जबकि इलेक्शन में जब कोई उम्मीदवार खड़े होते हैं, तो हमने उनका नाम लेकर कहीं तो वो सारी चीजें करनी नहीं चाहिए जो एक प्रकार से इलेक्शन को प्रभावित करने वाली चीजें हो सकती है। तो ये चीजें हमारे अंदर में तब आती है जब हम फेलोशिप को महत्व देने की बजाय हमको ऐसा लगने लगता है कि हम ही गांव के शान हैं और हम सबको सिखा सकते हैं। लेकिन जैसे ही दोस्तों मेरे हाथों से वो गलती हुई, पूरा हाउस मेरे पे छिड़ गया था, और उन्होंने मुझे साफ तौर पे मेरी गलतियां बताई कि नहीं, आप गलत कर रहे हो, आप इस तरीके से नहीं बोल सकते। और आखिरकार मुझे अपनी गलती के लिए माफी मांगनी पड़ी, मुझे स्वीकार करना पड़ा कि नहीं, मैं बोलने बोलने के जोश में कहीं तो भी मैंने होश खो दिया है, मैंने परंपराओं के विपरीत काम किया है। कौन सही, कौन गलत, कौन लायक है, कौन लायक नहीं है, ये तय करने वाला मैं नहीं हूँ। ये हाउस तय करेगा, ग्रुप कंसेंस के माध्यम से तय करेगा, और चर्चा विमर्श से करेगा। ओल्ड टाइमर, जो पुराने जो सदस्य होते हैं, वो हमेशा वहाँ हमारे जो, उनके जो अनुभव है, वो अनुभवों के आधार पर हमको गाइड करते हैं कि एक सही तरीके का ग्रुप कंसेंस क्या हो। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जो फैसले हैं, वो सिर्फ बहुमत से नहीं होते दोस्तों, कि कोई भी निर्णय लेना है तो भाई इतने लोग हाथ खड़े कर दो, और जितने ज्यादा लोगों ने हाथ खड़े कर दिया वही बात सही। अल्कोहलिक्स अनोनिमस कहती है कि ये सिर्फ बहुमत से नहीं चल सकती। हमारा जो निर्णय है किसी भी प्रकार का, चाहे वो ग्रुप में लिया जाए, इंटर ग्रुप में लिया जाए, या बड़े लेवल पे जीएसओ में लिया जाए, वो कहीं तो भी 2/3 मेजोरिटी से होना चाहिए, और सर्वांगीण चर्चा कर कर, डिस्कशन कर कर, डेलिब्रेशन से होने चाहिए। क्योंकि यदि सिर्फ बहुमत से फैसले हुए तो हो सकता है फैसला अच्छा हो, लेकिन वो सर्वोत्तम नहीं हो सकता। और हमारी 12 परंपरा, 12 कदमों की पुस्तक में वो दूसरी परंपरा में बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है कि जब बिल डब्ल्यू शुरुआती दिनों में उनकी हालत बड़ी खराब थी, नया नया अल्कोहलिक्स अनोनिमस का काम था, कई अल्कोहलिक उनके घर में पड़े रहते थे। उनकी वाइफ डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करके बिल के लिए भी और नए जो पीड़ित शराबी है उनके लिए भी खाना बनाने का काम करती थी। और अल्को बिल डब्ल्यू को तो कोई दूसरा जॉब था ही नहीं। तो बिल न्यूयॉर्क के जिस हॉस्पिटल में कैरिंग द मैसेज के लिए जाते थे, तो वहाँ के मैनेजर चार्ली ने उनको बोला था कि तुम्हारी इतनी हालत खराब है, जो लोग रिकवर हो जाते हैं वो तो अपनी आर्थिक स्थिति ठीक कर रहे हैं, और तुम्हारी आर्थिक स्थिति जैसी की वैसी है। मगर अगर तुम हमारे हॉस्पिटल के साथ में काम करना शुरू करो, तो तुम्हारी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो जाएगी, हॉस्पिटल का भी खर्चा निकल जाएगा,
और पीड़ित शराबियों को भी फायदा होगा। कहीं तो भी बिल अपनी जो पत्नी थी लुइस, उसके हाल, उसकी आर्थिक परिस्थिति, इन सारी चीजों का ख्याल करके बिल के मन में विचार आया था कि यार ये बात गलत तो नहीं है कि जो मेहनत करता है उसको उसका मुआवजा तो मिलना चाहिए। और मीटिंग में आकर बिल डब्ल्यू ने वो सारी चीजें मीटिंग के लोगों के सामने में, सदस्यों के सामने में शेयर की कि हॉस्पिटल का जो मैनेजर है चार्ली, उसकी तरफ से ऐसा प्रस्ताव आया है। मगर वही दोस्तों, जो ग्रुप कंसेंस होता है उसका उदाहरण देखने को मिला कि बिल को ये सारी चीजें ठीक लग रही थी, लेकिन जब ग्रुप कंसेंस के थ्रू ये बात आई तो एक सदस्य ने आवाज उठाकर कहा कि बिल, तुम्हारा जो विचार है वो गलत नहीं है। हम भी जानते हैं कि तुम्हारी स्थिति बड़ी खराब है, लेकिन तुम अल्कोहलिक्स अनोनिमस के इस आध्यात्मिक प्रोग्राम को प्रोफेशनलिज्म से जोड़ नहीं सकते। ये जो काम है ये व्यवसायिक नहीं हो सकता। कहीं तो भी ये हमारे जीवन और मरण का प्रश्न है, और इसीलिए इससे समझौता नहीं किया जा सकता। और आखिरकार दोस्तों, सारा ग्रुप बिल के खिलाफ में हुआ और बिल डब्ल्यू को अपनी गलती समझ में आई कि वो जिस बात को उचित ठहरा रहा था, उसे जो लग रहा था कि वो जो सोच रहा है वो सही है, तो सबके फायदे की बात है, लेकिन कहीं तो भी समूह की जो सतत विवेक बुद्धि थी, ग्रुप का जो कंसेंस था, उसने बिल को गलत ठहरा दिया। और उस सदस्य ने बिल को कहा कि बिल, तुम ही हमेशा कहते हो कि जो गुड है वो हमेशा जो अच्छा है वो सर्वोत्तम का हमेशा शत्रु होता है। यानी गुड इज ऑलवेज एनिमी ऑफ बेस्ट। हमको लगता है कि चीज अच्छी है, लेकिन हमारा जो प्रोग्राम है उसमें सिर्फ अच्छी चीज होने से काम नहीं चलेगा, वो सर्वोत्तम होना चाहिए। तो ग्रुप कंसेंस में जो फैसला होता है वो सिर्फ अच्छा फैसला होने से काम नहीं चलेगा, वो कहीं तो भी सर्वोत्तम होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए। तो इस तरीके से ए में फैसले होते हैं, सिर्फ मेजोरिटी से फैसले नहीं होते। आज की मीटिंग में जुड़े जितने भी लोग हैं, उन्होंने अगर ए का इलेक्शन देखा होगा, तो हम थर्ड लेगेसी प्रोसीजर से इलेक्शन लेते हैं, जिसमें एक लंबी प्रक्रिया होती है। सिर्फ बहुमत से वो फैसले नहीं होते। हम जो हमारे ट्रस्टेड सर्वेंट चुनते हैं या बड़े फैसले जो लेते हैं, तो उसमें थर्ड लेगेसी प्रोसीजर दी गई है कि जब तक टू थर्ड मेजोरिटी किसी एक व्यक्ति को मिलती नहीं, वो उसको उसका चुनाव नहीं होता। और ये प्रक्रिया लगभग 5 स्टेप तक चलती है। और उसके बाद में भी अगर टू थर्ड मेजोरिटी किसी को नहीं मिलती, तो वो मामला हैट में जाता है, ईश्वर चिट्ठी पे जाता है। तो ये इस तरीके का एक का प्रोग्राम बनाने का कारण यही था कि हमारे जो फैसले हैं, चाहे वो ग्रुप लेवल के हो, इंटर ग्रुप लेवल के हो या जीएसओ लेवल के हो, वो सिर्फ अच्छे फैसले होने से काम नहीं चलेगा, वो सर्वोत्तम फैसले होना चाहिए, वो बेस्ट होने चाहिए। और वो तभी हो सकते हैं कि जब हम अपने समूह में, चाहे वो समूह हो, वो इंटर ग्रुप हो, डिस्ट्रिक्ट कमेटी हो, जीएसओ हो, हर जगह हम समूह के सभी सदस्यों को ये अधिकार दे, वो अपना मत रखे, सर्वांगीण चर्चा हो, और ये 12 परंपराओं के अनुसार फैसला है या नहीं। हमारे हर समूह के फैसले कहीं तो भी 12 परंपराओं के अनुकूल होने चाहिए। यदि हम 12 परंपराओं के प्रतिकूल कोई फैसला लेते हैं, तो वो सर्वोत्तम हो ही नहीं सकता। कहीं तो भी ग्रुप के मामलों में कोई भी फैसला लेते वक्त हमको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा जो फैसला है, प्रत्येक समूह स्वतंत्र है, और वो अपने समूह का कामकाज कैसे चलना चाहिए उसके लिए पूरी तरीके से वो स्वतंत्र है। मगर कोई भी समूह ऐसा फैसला नहीं ले सकता कि जिससे आसपास का समूह या अन्य समूह या पूरी ए प्रभावित हो। तो जरूर ए का प्रत्येक ग्रुप स्वतंत्र है, मगर वहां भी हमको ये सोचना पड़ता है कि हमारा लिया गया जो प्रश्न जो फैसला है,
वो किसी समूह के खिलाफ या किसी पूरी ए के खिलाफ में न जाए। और उससे बचने का एक ही रास्ता है दोस्तों, ग्रुप कंसेंट। जो भी फैसला हम ग्रुप के लिए ले रहे हैं, ए के लिए ले रहे हैं, तो वो समूह के सभी सदस्यों को कहीं तो भी उनके विचारों को जानकर, चर्चा कर कर, डिस्कशन कर कर ही वो फैसला हमको लेना पड़ता है। कोई भी एक व्यक्ति अगर फैसला लेने लगे, या कुछ व्यक्तियों का दल ही अगर, समूह ही अगर सारे फैसले लेने लगे और बाकी लोगों को वो नजरअंदाज करे, तो ये सारी चीजें एक ही यूनिटी को ब्रेक करती है। जो बाकी लोग हैं, उनके मन में ये फीलिंग आती है कि यार, हम तो समूहों के सदस्य होने के बाद में भी हमको पूछा नहीं जाता, हमारा कोई मत ही नहीं लिया जाता, हमको कोई अधिकार ही नहीं दिया जाता। सारे फैसले कोई एक व्यक्ति ही ले रहा है या कुछ लोग ही ले रहे हैं। और ये जो फीलिंग, ये जो भावना जो ग्रुप के अंदर ही लोगों में पनपती है, वही आखिरकार ग्रुप के विघटन का काम करती है। हमारी परंपरा 9 में बहुत साफ तौर पे लिखा है दोस्तों कि एक अल्कोहलिक, ए का मेंबर, यदि 12 कदमों की अवहेलना करता है तो वो अपने डेथ वारंट पे साइन करता है। और हमने देखा है कि जो अल्कोहलिक 12 कदमों की अवहेलना करता है, 12 कदमों पे काम नहीं करता, एक दिन फिर दारू पीता है और कहीं तो भी वो मौत को भी पा सकता है। कई बार उसकी मौत भी हो जाती है। मगर ठीक वैसे ही कोई समूह अगर 12 परंपराओं की अवहेलना करता है, 12 परंपराओं के हिसाब से काम नहीं करता, तो वो समूह भी कहीं तो भी अ, उसका अस्तित्व खतरे में आता है। और हमने देखा है दोस्तों, पूरे दुनिया का ये इतिहास है कि कई समूह जो 12 परंपराओं के हिसाब से नहीं चले, जहां वन मैन शो हुआ, जहां कुछ लोगों ने अपनी मनमानी किए, जो ग्रुप कंसेंट से न चले, कालांतर में उन ग्रुप में फूट गिरी, कई ग्रुप बंद हुए। और अगर कोई ग्रुप बंद हो जाता है तो वहाँ उस ग्रुप से जुड़े हुए जो शराबी होते हैं, आखिरकार दोस्तों हम उनको दारू के अड्डे पर ही देख पाते हैं। बड़े शहरों में जहाँ कई ग्रुप है, वहाँ एक ग्रुप को छोड़कर दूसरे ग्रुप में एक इंसान जा सकता है। वो समूह अगर फूट का शिकार बना, या वो समूह अगर कहीं तो भी बंद गिर गया, तो आखिर क्या होगा? वहां के सदस्यों को आखिरकार शराब का ही सहारा लेना पड़ेगा। और ऐसे ग्रुप मैंने देखे हैं अपनी नजर के सामने में, कि जहां पर के नाते हमेशा इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि हमारे समूह के जो फैसले हैं, वो सार्वलौकिक कल्याण के हिसाब से होने चाहिए। और ए को अगर मेरे अपने लिए और नई आने वाली पीढ़ी के लिए भी अगर सुरक्षित रखना है, तो जो दूसरी परंपरा कहती है कि ग्रुप कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ए के फैसले हो, और वही